हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेडिकम स्टार। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के बारे में। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते क्या हैं? हाई डियर फ्रेंड्स, अगर हम लोग हाइपोग्लाइसेमिक के डिफिनीशन के बारे में बात करते हैं तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट एक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो हाइपरग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मतलब हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया एक आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, हाइपर में से ज़्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल, मतलब एक रेंज दिया गया है जिस रेंज से अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो उसे हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, हाइपरग्लाइसीमिया के बाद हाइपरग्लाइसीमिया को ही हम डायबिटीज़ मेलाइटस के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में अगर डायबिटीज़ मेलाइटस की हम बात करना चाहें, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करना चाहें तो डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है? डायबिटीज़ मेलाइटस एक टाइप का मेटाबॉलिक डिजीज़ होता है जिसमें आपके जो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज में जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। अगर प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो पाता है तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो होता है वो आपके ब्लड में प्रेजेंट रहता है, जिसके वजह से आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एलिवेट होता है, इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है। तो उसी कंडीशन को हम डायबिटीज़ मेलाइटस या हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया होता है इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसमें जो ग्लूकोज होता है उसका मेटाबॉलिज्म अच्छे तरीके से ना हो पाके, मतलब जो एक्स्ट्रा लेवल ऑफ ग्लूकोज होता है वो मेटाबोलाइज्ड होकर ग्लाइकोजन में ना कन्वर्ट कर पाना ही डायबिटीज़ मेलाइटस कहलाता है, या इसी को ही हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो इस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, मतलब ट्रीट करना इन द सेंस इंसुलिन के सिंथेसिस को बढ़ाना या ग्लूकोज के खपत को, मतलब ग्लूकोज के यूज़ को बढ़ाने के लिए जो ड्रग हम लोग यूज़ करते हैं उसे हम हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग बोलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि जो डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो कितना होता है? तो डियर फ्रेंड्स, फास्टिंग कंडीशन में जो आप लोग खाना नहीं खाते हो तो जो ग्लूकोज का लेवल होता है आपके ब्लड में 126 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। मतलब जो आपके प्लाज्मा में ग्लूकोज लेवल होता है वो फास्टिंग कंडीशन में 126 mg प्रति DL होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा, अगर फास्टिंग कंडीशन में 126 mg प्रति DL से ज़्यादा ग्लूकोज का अमाउंट आपके ब्लड में होता है तो आपको डायबिटीज़ मेलाइटस की डिजीज़ हो सकती है। दूसरा कंडीशन ये होता है, ये तो फास्टिंग था, दूसरा कंडीशन है खाना खाने के 2 घंटे बाद 2 आवर्स आफ्टर 75 ग्राम ऑफ ओरल ग्लूकोज। मतलब अगर हम लोग या अगर कोई पर्सन 75 ग्राम ग्लूकोज खाता है उसके 2 घंटे के बाद अगर उसके प्लाज्मा में ग्लूकोज का लेवल 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ज़्यादा है, 200 mg प्रति डेसीलीटर के इक्वल और मोर देन इक्वल है, तो उसको भी हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज़ मेलाइटस का कंडीशन हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है। डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन व्हिच प्रॉपर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज may not be metabolized by our tissue, our cell. So if the level of insulin, if amount of insulin is less than required, मीन्स अगर जितना अमाउंट ऑफ इंसुलिन रिक्वायर्ड है उतना अमाउंट ऑफ इंसुलिन सिक्रेट नहीं हो पाता है तो आपको डायबिटीज़ मेलाइटस या हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको समझाना चाहें तो आप लोग समझ सकते हो, जब आप खाना खाते हो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर जब आपने 75 ग्राम ओरल रूट से ग्लूकोज या ग्लूकोज के कोई भी सब्सटेंस आपने खाया तो क्या होता है, जब वो ग्लूकोज आपके ब्लड में पहुंचता है तो आपका ब्लड
इंडिकेट करता है आपका ब्लड पेनक्रियाज में जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, बीटा सेल्स है, उसको इंडिकेट करता है कि भाई ग्लूकोज का अमाउंट आपके ब्लड में, प्लाज्मा में इंक्रीज़ हो रहा है, एलिवेट हो रहा है, तो आप इंसुलिन का सिंथेसिस स्टार्ट कीजिए। मतलब इंसुलिन का सिंथेसिस आपके प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड होता है। जब आपके ग्लूकोज में जब आपके ब्लड में, जब आपके प्लाज्मा में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा तो आपका ब्लड आपके पेनक्रियाज को इंडिकेट करता है कि भाई आप इंसुलिन का सिंथेसिस करवाइए। तो ये होता है आपका डायबिटीज़ मेलाइटस। दूसरा, अगर हम लोग टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस की बात करते हैं तो डायबिटीज़ मेलाइटस जनरली मोस्टली अगर एक्सप्लेन किया जाए तो 4 टाइप का होता है, बट कुछ जैसे आपका केडीटी है या और केडी त्रिपाठी है, उन सारे बुक्स में 2 टाइप से ही क्लासिफिकेशन किया गया है। बट डियर फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे 4 टाइप का डायबिटीज़ मेलाइटस को पढ़ेंगे। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है? टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस को हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसी को हम बोलते हैं जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस। अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस क्यों बोलते हैं या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस क्यों बोलते हैं। एक्चुअली टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में होता क्या है कि जो आपका पेनक्रियाज होता है, मतलब जो आपका आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है, वो पूरी तरीके से बीटा सेल वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। बीटा सेल वहाँ पे डिस्ट्रॉय होने की वजह से इंसुलिन का सिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। मतलब आपके पेनक्रियाज में जो बीटा सेल है वो पूरी तरीके से अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है किसी कारणवश और आपका बीटा सेल इंसुलिन का सिंथेसिस नहीं कर पाता है, तो आप लोग, जो पेशेंट होता है, वो पूरा इंसुलिन के ऊपर ही डिपेंड हो जाता है। इसलिए उस कंडीशन को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। मतलब अगर पेशेंट इंसुलिन के ऊपर डिपेंड हो गया है, मतलब विदाउट इंसुलिन पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन को हम लोग इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है? जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऐसा कंडीशन होता है जब कोई पेशेंट इमेच्योर के केस में है, मतलब जो आपका एडल्ट एज क्या होता है, एडल्ट एज से जो कम एज होगा। एग्जांपल के तौर पे आपका एडल्ट एज 12 साल माना जाता है। 12 साल आपको एडल्ट माना जाने लगता है। तो उसमें 12 साल से पहले अगर कोई पेशेंट है जिसमें बीटा सेल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है, इंसुलिन का सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है और वो पेशेंट इंसुलिन के ऊपर ही डिपेंड हो गया है, तो उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस। कब जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस बोलेंगे? जब पेशेंट इमेच्योर होगा, मेच्योरिटी उसके अंदर नहीं आई होगी, मतलब एडल्ट नहीं हुआ होगा। एडल्ट होने से पहले ही अगर उसके बॉडी में, पेनक्रियाज में, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गई होगी, तो उसे हम जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस को भी और टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस को आगे और हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहें, समझना चाहें, तो समझ सकते हैं कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि आपका एंटीबॉडी नहीं समझ पाता है। एंटीबॉडी क्या होता है अब यहाँ पे समझ सकते हैं कि एंटीबॉडी और एंटीजन, मतलब इम्यून सिस्टम की अगर बात आ रही है तो हम लोग को यहाँ पे एंटीबॉडी है, एंटीजन की बात करनी होगी। डियर फ्रेंड्स, एंटीजन क्या होता है? अगर कोई बाहरी फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो आपके बॉडी में इंटर करने के बाद में आपको डिजीज़ काज करवाते हैं, तो उस फॉरेन सब्सटेंस को हम एंटीजन बोलते हैं। और उसी जो आपके बॉडी में डिजीज़ काज करवाने के लिए एंटीजन इंटर हुए हैं, फॉरेन पार्टिकल्स इंटर हुए हैं, जब फॉरेन पार्टिकल्स इंटर हुए होते हैं तो आपकी एंटीबॉडी क्या होती है? एक्टिवेट हो जाती है और उस एंटीजन से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि आपकी एंटीबॉडी आभास नहीं कर पाती है, फील नहीं कर पाती है कि कोई एंटीजन आया है या कोई आपके बॉडी के कोई सेल ही है जिसको वो फील नहीं कर पाती है और उसी सेल को वो मारना स्टार्ट कर देती है। मतलब अगर कोई ऐसा केस हो जाए कि जिस केस में आपकी एंटीबॉडी आपकी बीटा सेल को ही डिस्ट्रॉय करने लगे, तो उस कंडीशन को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। मतलब अगर आपकी
एंटीबॉडी आपके बीटा सेल लैंगर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जो बीटा सेल प्रेजेंट हैं उनको ही डिस्ट्रॉय करने लगे, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये टाइप 1 कैटेगरी के अंतर्गत आता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि अगर कोई भी बीटा सेल प्रेजेंट ही ना हो, मतलब एक कंडीशन ये हो गया कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के थोड़ा एंटीबॉडी आया और आपके बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। एक दूसरा कंडीशन क्या हो जाता है कि अगर आपके आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल हो ही ना, तो एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशियंसी हो जाएगी, मतलब इंसुलिन का लेवल आपके ब्लड में ज़ीरो हो जाएगा। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक्सटर्नली इंसुलिन लेने की नीड होगी। मतलब टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। इसमें जो पेशेंट होता है विदाउट इंसुलिन सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसमें क्यों नहीं सर्वाइव कर पाता है, क्योंकि उसमें इंसुलिन को ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए कोई इंसुलिन नहीं होता है, तो इसलिए उस इंसुलिन को हमें एक्सटर्नली लेना पड़ता है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस आपको क्लियर हो गया होगा। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है डियर फ्रेंड्स, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। मतलब इसमें कुछ अमाउंट्स ऑफ इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, जिससे इसमें क्या होता है, इसका नाम ही है NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें क्या होता है, नो आर ओनली मॉडरेट रिडक्शन इन बीटा सेल मास, मतलब जो बीटा सेल का स्ट्रेंथ है, बीटा सेल का जो मास है, मतलब नंबर ऑफ बीटा सेल, मतलब अगर 5 बीटा सेल होंगे तो एग्जांपल के तौर पे हम बताना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पैनक्रियाज में आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 5 बीटा सेल प्रेजेंट रहेंगे तो 5 यूनिट इंसुलिन का सिक्रीशन वो कर पाएंगे। लेकिन अगर उस 5 सेल कम होंगे तो कंसंट्रेशन मतलब सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन भी कम होगा। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस में नो आर ओनली मॉडरेट रिडक्शन इन बीटा सेल मास, मतलब बीटा सेल के मास में रिडक्शन हो जाता है, घट जाते हैं मास ऑफ बीटा सेल, जिसके वजह से प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो पाता है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, कुछ ड्रग्स लेते हैं। वो ड्रग क्या काम करते हैं, बीटा सेल के मास को इंक्रीज़ करवाने का काम करते हैं। जब बीटा सेल का मास इंक्रीज़ हो जाएगा तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंसुलिन को बीटा सेल सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगा। दूसरा कंडीशन इसमें क्या होता है कि इंसुलिन इन सर्कुलेशन लो, नॉर्मल या हाई है। मतलब अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें कि आपके ब्लड में इंसुलिन का सर्कुलेशन तो हो रहा है, बट जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है। दोस्तों अगर हम लोग बात करना चाहें समझने के लिए कि कोई ताला है, ठीक है, आपने लॉक एंड की मॉडल पढ़ा होगा कि किसी भी ताला को खोलने के लिए पार्टिकुलर चाबी, मतलब या किसी भी लॉक को ओपन करने के लिए या अनलॉक करने के लिए पार्टिकुलर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी पार्टिकुलर लॉक के लिए पार्टिकुलर की ना मिले तो क्या पार्टिकुलर रिसेप्टर ओपन हो पाएगा? मींस अगर इंसुलिन को इंसुलिन अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड होगा, जब अपने रिसेप्टर पे बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद में इंसुलिन क्या काम करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाएगा, या ग्लूकोज का जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है उसको टिश्यू में, मसल्स में मेटाबॉलिज्म करवाएगा। अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंसुलिन है बट वो रिसेप्टर के साथ में बाइंडिंग नहीं कर पा रहा है तो क्या आपका इंसुलिन का ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करवा पाएगा? ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हरगिज़ नहीं करवा पाएगा। तो ये क्यों होता है? मतलब अगर कोई चाबी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई चाबी है उस ताला को खोलने के लिए एबल है, बट कभी कभी क्या होता है, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल लेवल के वजह से या एक्सेस फैट की वजह से या एक्सेस ओबिसिटी की वजह से, मतलब फैट कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपके ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब जब आप ओबिसिटी आपके अंदर हो जाती है, जब आप मोटापा आपके अंदर हो जाता है, तो आपके बॉडी में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल और फैट जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो आपके बॉडी में उनका लेवल बढ़ जाता है। उनका लेवल बढ़ने की वजह से जहाँ पे इंसुलिन का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जहाँ पे इंसुलिन को अपने रिसेप्टर के साथ में बाइंडिंग करना
होना होता है वहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। अगर एग्जांपल के तौर पे हम बात करना चाहें कि अगर चाबी का जो जहाँ पे चाबी को हम इंटर करते हैं, अगर चाबी के जो एंट्री वाला प्लेस है उसके किनारे किनारे पे हम कोई बैक्स लगा दें, कोई मोम लगा दें, कोई फेविक्विक लगा दें या कोई हम फेविकोल लगा दें, तो क्या होगा, एक प्रॉपर अमाउंट में या आसानी वे से या जो चाबी आपकी होगी, मतलब जो की होगा वो क्या आपके खांचे में बैठ पाएगी? नहीं बैठ पाएगी। जब इंसुलिन आपके रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाएगा तो पार्टिकुलर अमाउंट में इंसुलिन ग्लूकोज को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो हम लोग क्या काम करते हैं, उस फैट्स को, उस कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटाने के लिए उसमें ड्रग चलाते हैं, हाइपरलिपिडेमिक ड्रग यूज़ करते हैं, जो क्या काम करता है, उस कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटाता है, साथ साथ में देन क्या होता है कि जो आपकी की होती है वो पार्टिकुलर लॉग के साथ में बाइंड कर पाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि आपके बॉडी में डायबिटीज़ मेलाइटस 4 टाइप के होते हैं। पहला डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। उसमें किसी भी कारणवश से आपका जो बीटा सेल होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, आपके इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो पाता है, तो उसमें हमको एक्सटर्नली इंसुलिन लेना ही पड़ता है। मतलब जो पेशेंट होता है विदाउट इंसुलिन के वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, मतलब इंसुलिन के ऊपर वो डिपेंड ही हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। दूसरा कंडीशन आपका था नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस में प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो पाता है जितना कि रिक्वायर्ड है, बट कुछ अमाउंट में इंसुलिन का सिक्रेशन हो पाता है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, ड्रग देके उस इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि इंसुलिन का सिक्रेशन अपने लेवल में आ जाता है और आपका जो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म बॉडी का फंक्शनिंग है वो नॉर्मल कंडीशन में हो जाता है। तीसरा टाइप होता है सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस ड्यू टू पेनक्रियाटेक्टोमी। पेनक्रियाटेक्टोमी मतलब क्या होता है कि पेनक्रियाज में अगर किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई कैंसरस टिश्यू डेवलप हो रहे हैं, तो पेनक्रियाज को कट करके निकलवा देते हैं। मतलब टाइप 3 में क्या होता है कि अगर पेनक्रियाटेक्टोमी करवा दें, मतलब पेनक्रियाज अगर ही काट करके निकलवा दिए हैं किसी भी कारणवश, तो आपका जब पेनक्रियाज ही नहीं रहेगा तो आपका इंसुलिन का बीटा सेल नहीं रहेगा, बीटा सेल नहीं रहेगा तो इंसुलिन का सिक्रेशन ही नहीं हो पाएगा, इंसुलिन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, तो उसको हमें बाहर के तरीके से एक्सटर्नली इंसुलिन को लेना ही पड़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, बहुत सारे जो ड्रग्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, इंसुलिन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फेनिटोइन और भी बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, इंसुलिन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। तो ये टाइप 3 कैटेगरी में आएगा। मतलब क्या होता है, अगर इंसुलिन का सिंथेसिस किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, मतलब कोई ड्रग हम खा रहे हैं, जो ड्रग क्या काम करता है, आगे फिर बैक फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इंसुलिन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर दे रहा है, तो वो टाइप 3 में आएगा। या पेनक्रियाज को कट करके निकलवा दिए किसी कारणवश या किसी रीजन के थ्रू, तो वो कंडीशन टाइप 3 में आएगा। टाइप 4 क्या होता है, टाइप 4 होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, जब आप प्रेगनेंसी, जब कोई लेडीज़ प्रेगनेंसी के पीरियड में रहती है, मतलब 20 से 24 वीक का जब उसका प्रेगनेंसी हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे प्लेसेंटल हार्मोन्स होते हैं, जैसे आपका प्रोजेस्टेरॉन है, या वो क्या काम करते हैं, वो इंसुलिन के सिंथेसिस को रेसिस्ट कर देते हैं। मतलब जब आपकी प्रेगनेंसी 20 से 24 वीक की हो जाती है, तो हार्मोन्स के सिंथेसिस की वजह से, मतलब क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन के कुछ हार्मोन्स के सिंथेसिस की वजह से, उनके एक्शन की वजह से क्या होता है कि जो आपके इंसुलिन का सिंथेसिस है वो रेसिस्ट हो जाता है। मतलब जितना अमाउंट में इंसुलिन चाहिए उतने अमाउंट में इंसुलिन का सिंथेसिस नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन को हम टाइप 4 डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। नेक्स्ट है कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। मतलब अगर आपको डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया है तो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। इसमें प्रीमेच्योर एथेरोमा हो सकता है, रेटिनोपैथी हो सकती है, नेफ्रोपैथी हो सकता है, या क्रेनग्राइन इन लिम्स हो सकता है। रेटिनोपैथी क्या होता है, जो आपकी रेटिना होती है
अच्छा, ये जो चारों टर्म, ये जो चारों कॉम्प्लिकेशन दिए गए हैं, ये होता क्यों है? प्रॉपर अमाउंट में ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है। क्या लिखा हुआ है? देयर आर ड्यू टू रिडक्शन या डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू टिश्यू बिकॉज ऑफ थिकनेस ऑफ कैपिलरी वाल। मतलब जो आपके ब्लड की कैपिलरी वाल से उसमें थिकनेस की वजह से अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड का सर्कुलेशन इन पार्टिकल जगह पे नहीं हो पाएगा, मतलब अगर आपके एथ्रोमा हो जाएगा। आपको एथ्रोमा क्या होता है? किसी भी आर्टरी में लिपिड का जमना एथ्रोमा कहलाता है। रेटिनोपैथी, अगर आपके रेटिना में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है तो आपको रेटिनोपैथी हो जाएगा। नेफ्रोपैथी, अगर आपके नेफ्रॉन में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है तो आपको नेफ्रोपैथी हो जाएगा। क्रेनग्राइन इन लिम्स क्या होता है? मतलब जो आपकी ये लिम्स होती है जहाँ पे हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है, वहाँ पे क्या होता है? घाव हो जाता है जो इजीली से ठीक नहीं होता है। क्यों नहीं ठीक होता है? क्योंकि जो कैपिलरी ऑफ वाल्स होती हैं, जो ब्लड की कैपिलरी होती हैं, वो इजीली ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ तक नहीं कर पाती हैं, जिसके वजह से आपके क्रेनग्राइन इन लिम्स हो जाते हैं। मतलब लोअर लिम्स में क्रेनग्राइन हो जाता है। ये इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकुलर जगह पे अगर ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है तो क्या होगा कि आपको ये सारे कंडीशंस हो जाएंगे। ब्लड का सप्लाई क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोडक्ट्स, मतलब जो ग्लूकोज से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका ब्लड आर्टरी में, कैपिलरी में एक्यूमुलेशन हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर जैसे कोई पाइप है, उस पाइप में हम किसी चीज़ का जमाव करवा दें, मतलब कोई किसी चीज़ को एक्यूमुलेट करवा दें, मतलब कोई पाइप है, अगर किसी पाइप में हम मिट्टी फंसा दें, अगर किसी पाइप में हम मिट्टी फंसा दें तो क्या होगा कि प्रॉपर अमाउंट में जो पानी को जाना चाहिए या जो भी लिक्विड फ्लूइड्स को जाना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में फ्लूइड्स पहुँच नहीं पाएगा। तो क्या होगा? ऐसे ही आपके रेटिना में, नेफ्रॉन में और लोअर लिम्स में जो आपकी कैपिलरी लगी होती है, ब्लड की कैपिलरी लगी हुई होती है, उसमें क्या होता है? ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोडक्ट्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है। मतलब ग्लूकोज या ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, तो उन प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन हो जाना ही एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोडक्ट कहलाता है। तो अगर इन सारे जगहों पे एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा तो क्या होगा कि जो पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है वो नहीं पहुंच पाएगा। जब वो नहीं पहुंच पाएगा तो रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी और क्रेनग्राइन इन लम्स, ये सारे डिजीज़ का काज होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इंसुलिन का इंट्रोडक्शन क्या है, इंसुलिन का केमिस्ट्री क्या है, इंसुलिन का सिंथेसिस क्या है, इंसुलिन का सिक्रीशन कैसे होता है। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे कि जो इंसुलिन है उसको 1921 ईस्वी में बेंटिंग एंड बेस्ट नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवरी किया था। डियर फ्रेंड्स, ये आपके कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए या आपके फार्मेसी के भी बहुत सारे आपके जीपैट्स एग्ज़ाम हैं, फार्मेसिस्ट का एग्ज़ाम है, फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, एग्जिट एग्ज़ाम है, उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट्स हो जाएंगे। मतलब जो आज का वीडियो लेक्चर है ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो आप लोग इन सारे वीडियोस को केयरफुली थोड़ा सुनिएगा और प्रॉपर तरीके से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट्स में लिख लीजिएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इंसुलिन की जो डिस्कवरी हुई थी वो 1921 ईस्वी में बेंटिंग और बेस्ट नाम के दो साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा इंसुलिन की डिस्कवरी हुई थी। दूसरी बात, इंसुलिन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है? तो डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज जो लीफ से पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज में जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होता है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 4 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं। एक अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल, तीसरा डेल्टा सेल, चौथा पी सेल होता है। किसी बुक में पीपी सेल लिखा हुआ है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि पेनक्रियाज के आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कितने टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि पेनक्रियाज के आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 4 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। पहला सेल होता है अल्फा सेल जो आपका ग्लूकागान का सिंथेसिस करता है, दूसरा सेल होता है बीटा सेल जो इंसुलिन का सिंथेसिस करता है, जो तीसरा सेल होता है डेल्टा सेल वो सोमेटोस्टेटिन का सिंथेसिस करता है, चौथा सेल होता है जो पी सेल होता है जो पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस करता है। डियर फ्रेंड्स, अभी पी सेल के बारे में उतनी डिस्कवरी नहीं हुई है जो हम आपको डिटेल पी सेल के बारे में नहीं दे पाएंगे। डेल्टा सेल क्या होता है?
डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन का सिंथेसिस करता है। सोमेटोस्टेटिन का मेन फंक्शन होता है कि जो ग्लूकागान है और इंसुलिन के सिंथेसिस को मैनेज करना, मतलब अगर इनका सिंथेसिस कम हो रहा है तो इनके सिंथेसिस को बढ़ाना, अगर इनके सिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है तो इनके सिंथेसिस को मेंटेन रखना। मतलब सोमेटोस्टेटिन आपके अल्फा सेल और बीटा सेल को मेंटेन रखता है। डियर फ्रेंड्स, बीटा सेल का काम क्या होता है? आपको पहले ही मैंने बताया कि बीटा सेल से ना इंसुलिन नाम के एक हार्मोन्स का सिंथेसिस होता है जो क्या काम करता है, ग्लूकोज को, एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ये प्रोसेस आपके लीवर में चलती है। मतलब आपने एग्जांपल के तौर पे आपको 75 ग्राम ग्लूकोज की नीड थी, आपने 100 ग्राम ग्लूकोज खा लिया, तो जो एक्स्ट्रा 25 ग्राम ग्लूकोज होता है, इंसुलिन का काम क्या होता है कि वो उस एक्स्ट्रा 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना किसका काम होता है? इंसुलिन का काम होता है। अगर आपके बॉडी में, आपके पैनक्रियाज में, आपके बीटा सेल में, आपके आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंसुलिन का सिंथेसिस नहीं हो पाता है, तभी आपको क्या होता है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आपको ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट हो पाता है और आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, तो उस कंडीशन को ही हम डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, आप जब टॉयलेट करने जाओगे तो वो फिल्ट्रेट होके आपके यूरिन के थ्रू, आपके यूरिन के थ्रू जहाँ पे आप टॉयलेट एक्सक्रीट करोगे, टॉयलेट एलिमिनेट करोगे, वहाँ पे चींटी लगने लगती हैं। इस बीमारी को हम शुगर, डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरग्लाइसीमिया कई नाम से जानते हैं, लोगों के अलग अलग लैंग्वेज में। कुछ लोग इसको शुगर के नाम से जानते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं, मधुमेह के नाम से जानते हैं, या डायबिटीज़ मेलाइटस के नाम से जानते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अल्फा सेल का काम क्या होता है? अल्फा सेल का काम होता है ग्लूकागान का सिंथेसिस करना। ग्लूकागान क्या होता है? आपके बॉडी में जब ग्लूकोज की डिफिशियंसी हो जाती है, एग्जांपल के तौर पे आप शाम को खाना खाए, आपने सुबह खाना नहीं खाया, तो सुबह जब आपको भूख लगेगी तो कुछ टाइम के बाद, मतलब आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी हाइपोथैलेमस आपको इंडिकेट करती है भाई कि आपको हंगर है, आप खाना खाइए। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आप खाना नहीं खाते हो तो आपका भूख मिट जाता है। क्या रीज़न होता है? भूख मिटने का रीज़न यही होता है कि जो ग्लाइकोजन आपके बॉडी में स्टोर्ड है, आपके एडिपोटिक टिश्यू में स्टोर्ड है, मतलब मेटाबॉलिज्म कहाँ हुआ? लीवर में हुआ, और वो आपके मसल्स में, टिश्यू में, इन सारे जगहों पे वो जाके स्टोर्ड हो जाते हैं। तो जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन था वो अब दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट होना स्टार्ट किया, जिसके वजह से आपका जो भूख होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसमें अगर इसी केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें 2-3 टाइप के साइकिल चलते हैं। एक ग्लाइकोलिसिस होता है, दूसरा ग्लाइकोजिनेसिस होता है, तीसरा होता है ग्लूकोनियोजिनेसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? जो आपका ग्लाइकोजन आपके ग्लूकोज के फॉर्म में आपके टिश्यूज में, मसल्स में, एडिपोट टिश्यू में स्टोर्ड है, तो उस ग्लाइकोजन का ग्लूकागान के प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट होना ही ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ग्लूकोनियोजिनेसिस क्या होता है? ठीक है, ग्लूकोनियोजिनेसिस से पहले हम ग्लाइकोजिनेसिस देख लेते हैं। मतलब एक होता है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा होगा ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनेसिस मतलब कहीं पे भी जिनेसिस का वर्ड लग गया, मतलब उस प्रॉपर टाइटल का सिंथेसिस होगा। अगर कहीं पे भी लाइसिस का वर्ड लग गया तो उस प्रॉपर टाइटल का वहाँ पे ब्रेक डाउन होगा। मतलब ग्लाइकोलिसिस हो गया। ग्लाइकोलिसिस मतलब क्या होगा कि ग्लूकोज का टूटना। अगर ग्लाइकोजिनेसिस हो जाएगा तो वहाँ पे ग्लूकोज का बनना हो जाएगा। मतलब अगर ग्लूकोजिनेसिस हो जा रहा है तो वहाँ पे ग्लूकोज का बनना हो जा रहा है। मतलब बीटा सेल क्या काम करता है कि इंसुलिन आपका क्या काम करता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। आपके बॉडी में 3 साइकिल चलते थे। एक ग्लाइकोलिसिस का क्या काम होता है कि जब आपके बॉडी में, आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घटता है तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना, मतलब यहाँ पे ग्लूकागान का रोल होगा, तो ग्लूकोज का बनना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ग्लूकोजिनेसिस क्या होता है? जब ग्लूकोज का अमाउंट आपके ब्लड में एक्स्ट्रा हो जाएगा तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, जो कि इंसुलिन के थ्रू होता है, उसको हम ग्लूकोजिनेसिस बोलते हैं। ग्लूकोनियोजिनेसिस क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजिनेसिस एक ऐसा टर्म है जब आपके बॉडी में, जब
ज़्यादा टाइम से आप खाना नहीं खाते हो तो आपके बॉडी में जब पहले क्या हुआ कि ग्लूकोज से मतलब ग्लाइकोजन से एनर्जी मिला, जो आपके बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर था उससे एनर्जी मिला। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जब ग्लाइकोजन की डिफिशियंसी हो जाती है, ग्लाइकोजन मतलब कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में ख़त्म हो जाता है तो ग्लूकोनियोजिनेसिस होता है, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड के थ्रू ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना। मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना ग्लूकोनियोजिनेसिस कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पेनक्रियास में जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है उसमें 4 टाइप के सेल होते हैं। एक अल्फा सेल जो ग्लूकागान का सिंथेसिस करता है, बीटा सेल जो इंसुलिन का सिंथेसिस करता है, और डेल्टा सेल जो सोमेटोस्टेटिन का सिंथेसिस करता है, पी सेल जो पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि जो नेचुरल इंसुलिन होता है वो पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में होता है। मतलब जो आपका इंसुलिन होता है वो पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में होता है और ये प्री प्रो इंसुलिन से सिंथेसाइज्ड होता है। मतलब जो आपका नेचुरल इंसुलिन होता है वो पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में होता है और प्री प्रो इंसुलिन से सिंथेसाइज किया जाता है। प्री प्लस प्रो प्लस इंसुलिन से मिलकर आपका प्री प्रो इंसुलिन बनता है। मतलब जब प्री प्रो इंसुलिन का क्लीवेज होगा, ब्रेकडाउन होगा, तो वहाँ से आपको प्रो इंसुलिन मिलेगा। फिर जब प्रो इंसुलिन का प्रोसेस होगा तो आपका जो इंसुलिन होगा वो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में आपको इंसुलिन मिलेगा। मतलब जो आपका इंसुलिन होता है, इंसुलिन का जब आप खाना खाते हो तब आपका जो ग्लूकोज आपके जब ब्लड में पहुंचता है तो आपका ब्लड इंडिकेट करता है कि इंसुलिन का सिंथेसिस करना, तो इंसुलिन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में आपके बीटा सेल से सिंथेसाइज होता है। अगर हम इंसुलिन के केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इंसुलिन की जो केमिस्ट्री होती है वो 2 पेप्टाइड चेन से मिलकर बनी हुई होती है। एक होता है चेन ए, दूसरा होता है चेन बी। जो चेन ये होता है वो 21 टाइप के या 21 अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है, या जो चेन बी होता है वो 30 टाइप के अमाइनो एसिड्स या 30 अमाइनो एसिड से मिलकर आपका चेन बी बना होता है। मतलब चेन ए और चेन बी दोनों मिलकर जो आपका इंसुलिन होता है वो 51 अमाइनो एसिड से मिलकर आपका इंसुलिन बना होता है। मतलब आपके इंसुलिन को बनाने के लिए 2 टाइप के मतलब आपके इंसुलिन को बनाने के लिए 2 टाइप के चेन पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है चेन ए, दूसरी होती है चेन बी। जो चेन ए होता है उसमें 21 अमाइनो एसिड मिलकर बने होते हैं और चेन बी जो होता है वो 30 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। और जो चेन ए और चेन बी आपस में पॉलीपेप्टाइड बांड के थ्रू जुड़ते हैं तब इंसुलिन का सिंथेसिस होता है। डियर फ्रेंड्स, जो ह्यूमन का इंसुलिन होता है वो कैसे डिफ़र करता है? आपका 2 टाइप के इंसुलिन, 2 जगह से इंसुलिन को जनरली हम आइसोलेट करते हैं एनिमल सोर्स से, ठीक है। तो पहला आपका होता है बोवाइन इंसुलिन, दूसरा होता है पोर्सिन इंसुलिन। जो पोर्सिन इंसुलिन होता है उसमें एक अमाइनो एसिड की डिफिशियंसी होती है। मतलब उसमें एक अमाइनो एसिड आपके जो ह्यूमन इंसुलिन से डिफ़र करता है। बाकी जो बोवाइन इंसुलिन होता है वो 3 अमाइनो एसिड से डिफ़र करता है। डियर फ्रेंड्स, जो नॉर्मल पेनक्रियाज का इंसुलिन का नॉर्मल जो पेनक्रियाज होता है, जैसे अगर आपको डायबिटीज़ मेलाइटस नहीं है, मतलब आपको या हमें या किसी भी पर्सन को डायबिटीज़ मेलाइटस नहीं हुआ है, उसको कैसे पता चलेगा? वो रेगुलरली जांच के थ्रू, टेस्ट के थ्रू, आइडेंटिफिकेशन पैथोलॉजी के थ्रू पता चलेगा कि उनको डायबिटीज़ मेलाइटस है या नहीं है। या बहुत सारे टेस्ट जो आप घर पे ही कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा थर्स्ट लगता है, का हंगर आपको लगता है, या आप यूरिनेशन बार बार डिस्चार्ज करने जाते हो, आपको वीकनेस लगता है, आप यूरिनेशन जब डिस्चार्ज करने जाते हो तो आपके यूरिन में चींटी लगती हैं, तो ये सारे सिम्टम्स क्या हैं डायबिटीज़ मेलाइटस का। अगर ये सारे सिम्टम्स किसी पेशेंट को शो हो रहा है तो उसको डायबिटीज़ मेलाइटस का टेस्ट करवाना चाहिए। तो जो आपका नॉर्मल पेनक्रियाज होता है वो डेली 40 से 50 यूनिट ऑफ इंसुलिन का सिक्रीशन करता है। मतलब आपका जो नॉर्मल किसी भी पर्सन का जो नॉर्मल पर्सन होता है उसमें 40 से 50 यूनिट इंसुलिन का डेली सिंथेसिस होता है। मतलब अगर पर आवर के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करें तो 0.5 to 1 यूनिट पर आवर इंसुलिन का सिंथेसिस होता है। अगर हम खाना खाने के बाद की बात करते हैं तो 6 यूनिट
पर आवर इंसुलिन का सिंथेसिस होता है। जैसे जैसे आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है, ऐसे ऐसे ही इंसुलिन का लेवल इंसुलिन के सिंथेसिस का लेवल भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, इंसुलिन का जो सिक्रीशन होता है वो कहाँ कहाँ से रेगुलेट होता है? तो डियर फ्रेंड्स, इंसुलिन का सिक्रीशन आपके फूड, मतलब जब ग्लूकोज आपने खाया तो आपके ब्लड में जो ग्लूकोज पहुँचा उसके थ्रू आपके इंसुलिन का सिंथेसिस हो सकता है। दूसरा, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो इंसुलिन का सिंथेसिस करवाते हैं। तीसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो एएनएस होता है वो आपके हार्मोन्स मतलब इंसुलिन के सिंथेसिस को मैनेज करता है, मतलब इंसुलिन के सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। हाइपोकैलमिया दूसरा एक कंडीशन होता है, हाइपोकैलमिया। हाइपोकैलमिया मतलब क्या होता है? कहीं पे भी हाइपो लग गया तो उसका मतलब हो गया कम, अगर हाइपर लग गया तो उसका मतलब होता है ज़्यादा। कैलमिया मतलब होता है पोटेशियम का लेवल। अगर आपके बॉडी में, आपके ब्लड में पोटेशियम का लेवल डिक्रीज़ हो रहा है तो एक अमाउंट तक, एक टाइम तक अगर पोटेशियम का लेवल डिक्रीज़ हो रहा है तो इंसुलिन के सिंथेसिस का लेवल भी, इंसुलिन का रिलीज का जो लेवल है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। एक मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपका पोटेशियम का लेवल बिल्कुल बढ़ जा रहा है तो आपका इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा, या घट जा रहा है तो घट जाएगा। एक लिमिट अमाउंट तक अगर आपको पोटेशियम का लेवल अगर बढ़ रहा है तो आपको इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा, इंसुलिन के रिलीज़ का लेवल बढ़ेगा। अगर पोटेशियम का लेवल घट रहा है तो इंसुलिन के रिलीज़ का लेवल घटेगा। डियर फ्रेंड्स, जो इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म होता है वो कहाँ पे होता है? तो डियर फ्रेंड्स, इंसुलिन का जो मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में होता है, किडनी में होता है और मसल्स में होता है। डियर फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आप फीडबैक देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके सजेस्ट कर सकते हैं। आपका सजेशन ही मेरे लिए प्रेफरेंस रहेगा। जो आप सजेस्ट करोगे, मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं उस तरीके से वीडियो लेक्चर आपको बना के प्रोवाइड करूँ। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।